हम स्टार्ट करेंगे प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में दिखे होंगे अगर आपने अटेंड किए होंगे या देखे होंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक चोरी की रोकथाम। जो प्लेजरिज्म है उसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। उसी को रोकने के लिए क्या रेगुलेशंस है यूजीसी की 2018 की, हम आज पर उस पर ही बात करेंगे। The University Grants Commission introduced regulations for the prevention of plagiarism, discussing the promotion of academic integrity, एक ये चीज, as well as prevention of plagiarism in higher education institutes 2018 में यूजीसी की रेगुलेशंस आती है जो दो चीजों पर ध्यान देती है। एक है जिसका जो एम रहता है, एक होता है प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी और दूसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी को रोकना। तो आज हम इसको ही डिटेल में देखेंगे। टू एंश्योर मैम हिंदी में समझाइए। हाँ, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग साहित्यिक चोरी को रोकथाम के लिए नियमों को पेश करता है। ठीक है, तो उसमें दो चीजें हैं। एक है क्या अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देना और दूसरा है उच्च शिक्षण संस्थानों में साहित्यिक चोरी का रोकथाम। इन्हीं दो चीजों को हम आज देखेंगे। To ensure plagiarism-free documents during the final submission, a technology-based mechanism using proper software shall be declared by higher education institutes। इसमें क्या है, जब आप सबमिशन करते हो, आप जब पीएचडी लिख रहे हो या एमफिल या फिर आपने डिसर्टेशन वगैरह लिखी है, जब फाइनल सबमिशन होगा, अंतिम सबमिशन के दौरान साहित्यिक चोरी मुक्त दस्तावेज जो आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। उस सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि आपका जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्लेजरिज्म फ्री है, या फिर जितना अलाउड है यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से उतना तक ही आपका जो दस्तावेज है उसमें साहित्यिक चोरी दिख रही है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू। तो हम कुछ सॉफ्टवेयर्स के नेम देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं साहित्यिक चोरी प्लेजरिज्म फ्री डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। वैसे सॉफ्टवेयर्स के नाम पहले बता देती हूँ। जैसे कुछ कुछ जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे स्क्रिबर, टर्निटिन, ये क्वेश्चन आ चुका है, डुप्लीचेकर, यूनिचेक, क्वेक्स, फ्लैग स्कैन, फ्लैगरेम, कॉपीस्केप, ग्रामरली बहुत पॉपुलर है, ऑथेंटिकेट, उर्कुंड। ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये चार, ये आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछे गए हैं ऑप्शंस डाल के। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो पॉपुलर कुछ प्लेजरिज्म है वो ये सब है, प्लेजरिज्म चेक करने के सॉफ्टवेयर्स। अब हम रेगुलेशंस पर वापस जाते हैं। तो इसमें है कि विभागीय अकादमिक अखंडता पैनल, एक पैनल बनती है डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑल डिपार्टमेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल नोटिफाई द डीएआईपी। इसका जो कंपोजिशन होगा, जो पैनल बनेगी, जो पैनल बनेगी इसमें जो लोग होंगे वो कौन कौन होंगे उसके बारे में डिस्कशन है। एक होगा सबसे पहले अध्यक्ष, चेयरमैन, जो कि एचओडी होगा डिपार्टमेंट का, विभाग अध्यक्ष। फिर दूसरा मेंबर होगा सीनियर एकेडमिशियन फ्रॉम आउटसाइड डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के बाहर का कोई वरिष्ठ शिक्षाविद होगा जो सो के नॉमिनेट करेगा उस इंस्टीट्यूट्स का हेड, मतलब वीसी, हेड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसमें फिर तीसरा मेंबर होगा कौन, अ पर्सन वेल वर्स्ड विद एंटी प्लेजरिज्म टूल। एक ऐसे इंसान को इसमें रखा जाएगा जिसको कि जो साहित्यिक चोरी विरोधी जो टूल है, उपकरण है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो। और उसको नॉमिनेट करेगा कौन, एचओडी, विभाग अध्यक्ष उसको नॉमिनेट करेगा, नामांकित करेगा। ये टेन्योर होगा, जो समय काल होगा इन सदस्यों का, ये बी और सी जो है वो 2 साल के लिए होंगे।
और जो एचओडी है वो जब तक एचओडी है तब तक वो वहां का अध्यक्ष बना रहेगा। लेकिन जो बाकी दो मेंबर है, एक कौन, वरिष्ठ शिक्षाविद, और दूसरा जो प्लेजरिज्म टूल्स के जो सॉफ्टवेयर है उसका मास्टर है, उसमें एक्सपर्टीज हो, इन दोनों का जो टेन्योर होगा, समय काल होगा, वो होगा 2 साल। और जो मीटिंग में जो लोग होंगे उसमें जो टोटल देखो 3 मेंबर्स हो गए, 1, 2 और 3, है ना। इसमें से जब मीटिंग होना है तो 3 सदस्य का अवेलेबल होना जरूरी है आउट ऑफ 3। कम से कम 2 लोग होंगे तभी जाके इस पे मीटिंग होगी, डिस्कशन होगी आगे। इतना क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें और क्या है, DAIP shall follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against the student, faculty, researcher and staff। जो DAIP जो पैनल है, जो हम आपको पैनल भी बता रहे थे, ये जब देखेगी कि प्लेजरिज्म हुआ है कि नहीं, तो वो फॉलो करेगी क्या, न्याय संगत जस्टिस, किस सिद्धांत का पालन हुआ है या नहीं, या जो इल्जाम लग रहा है साहित्यिक चोरी का वो कितना हद तक सही है। ये जो पैनल है इसके पास पावर होगी, शैल हैव द पावर टू असेस द लेवल ऑफ प्लेजरिज्म। जो अलग अलग स्तर है साहित्यिक चोरी के, अभी हम इसको आगे देखेंगे, उसको वो डिसाइड कर सकता है और रिकमेंड करेगा उसी के हिसाब से क्या, पेनल्टीज, उसी के हिसाब से वो दंड की सिफारिश कर सकता है कि कौन से स्तर का साहित्यिक चोरी हुआ है, उस स्तर के अनुसार उनको दंडित किया जाएगा। अभी हम ये आगे डिटेल में देखेंगे कितने कितने स्तर है साहित्यिक चोरी के और क्या क्या उसमें दंड मेंशन्ड है। फिर जो पैनल है, the DAIP after investigation shall submit its report with a recommendation on penalties to be imposed on the IIP within a period of 45 days from the date of। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया कि इसके डॉक्यूमेंट्स में या इसने साहित्यिक चोरी की है, तो 45 दिन के अंदर इस पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी IAEP को। अभी हम ये आगे देखेंगे ये क्या है इनको, और साथ में वो उसमें सिफारिशें भी डालेंगे कि किस स्तर का चोरी हुआ है और किस तरह के दंड है या क्या सिफारिशें होनी चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये फंक्शंस है किनके, DAIP के फंक्शंस हैं, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। अब है इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, IAIP, इन्हीं को ही ये रिपोर्ट सबमिट करती है। DAIP जो अपनी रिपोर्ट 45 दिन के अंदर होती है वो इनको सबमिट करती है, संस्थागत शैक्षणिक अखंडता पैनल को। अब इसका जो कंपोजिशन होगा, इस पैनल की जो संरचना होगी वो कैसी होगी, इसमें एक चेयरमैन होगा, अध्यक्ष, जो कौन हो सकता है, या तो प्रो वीसी, डीन या सीनियर एकेडमिशियन। प्रो वीसी हो सकता है, डीन हो सकता है या फिर वरिष्ठ शिक्षाविद, इन तीनों में से कोई भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो एक मेंबर ये हो गया। अब दूसरा सदस्य जो होगा वो एक वरिष्ठ शिक्षाविद होगा चेयरमैन के अलावा। इसको नॉमिनेट कौन करेगा, उस संस्थान का हेड। तीसरा मेंबर जो होगा, तीसरा मेंबर को नॉमिनेट करेगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो कि उस इंस्टीट्यूट के बाहर का है, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे इंस्टीट्यूट का जो आदमी होगा, जो एकेडमिशियन होगा, उसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो इस तरीके से 3 हो गया। फिर चौथा होगा, इसमें भी एक ऐसा इंसान को रखा जाएगा जो बहुत ही एक्सपर्ट है किसमें, एंटी प्लेजरिज्म टूल्स में। तो इसमें टोटल कितने सदस्य हो गए, 4, 1, 2, 3, 4। डिपार्टमेंटल वाले में 3 थे, ओके। IAIP इंस्टीट्यूशनल वाले में, संस्थागत वाले में 4 सदस्य है। अब देखो जो चेयरमैन होगा, जो अध्यक्ष होगा, डिपार्टमेंटल वाला और इंस्टीट्यूशनल वाला, वो सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग होना चाहिए, पहला कंडीशन है इसका। The tenure of the committee members including chairman shall be 3 years। जो जो समय सीमा होगी इसके अध्यक्ष की, IAP की, उसकी कितना होगी, 3 साल। पीछे वाले डिपार्टमेंटल की कितनी थी, 2 साल, ठीक है। इसमें 3 साल। और इसका जो फोरम होगा, जब इसका जो बैठक होगी, उस बैठक में टोटल 4 में से कम 3 लोग को प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब जाकर मीटिंग डिस्कशन आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन उठाओगे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन इस पे। अब देखो
द IAP शैल कंसीडर रिकमेंडेशन ऑफ DIP। डिपार्टमेंटल वाले जो भी रिकमेंडेशन सिफारिशें देंगी उसको ये इंस्टीट्यूशनल जो है वो क्या करेगी, उस पर विचार कर सकती है, उस पर सहमति कर सकती है, उसके हिसाब से काम कर सकती है। The IAP shall also investigate cases of plagiarism as per the provision mentioned in this regulation। जो UGC रेगुलेशन है 2018, जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार IAP भी किसी भी केस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि साहित्यिक चोरी किस प्रकार की हुई है, नहीं हुई है, या फिर किस तरह के दंड देना होगा। IAP shall follow the principle of natural justice, सेम जो DAIP के लिए था। जब भी वो प्लेजरिज्म का एलिगेशन किसी फैकल्टी, मतलब जो प्रोफेसर वगैरह है, स्टूडेंट्स जो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, रिसर्चर या फिर स्टाफ पे जो लगी है, वो उस हिसाब से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और जो भी रेगुलेशंस में मेंशन्ड है उस हिसाब से वो एक्शन लिया जाएगा। द IAP शैल हैव द पावर टू रिव्यू द रिकमेंडेशंस। ये तो आपने बता दिया, उसके पास पावर है। द IAP शैल सेंड द रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन and recommendation on penalties to be imposed to the head of the HI within a period of 45 days। देखो, अब IAP को क्या है, इसको भी 45 दिन के अंदर अंदर DAIP AIP को देगी, फिर AIP जो है हेड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देगी अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशन सिफारिश के साथ, वो भी 45 दिन के अंदर, मतलब टाइम पीरियड है कि विद इन 45 डेज आपको करना है। IAP क्या करेगी, शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द पर्सन। जिस भी इंसान के खिलाफ साहित्यिक चोरी की इंक्वायरी हो रही है, उस इंसान को भी एक कॉपी दी जाएगी कि वो अपना डिफेंड कर सके कि कहाँ पर हो सकता है इंस्टीट्यूशन वाले गलत जा रहे हो, तो अपने आप को बचा सके। तो उनको भी एक कॉपी कौन प्रोवाइड करती है, IAIP उसको एक प्रति प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, देखो ये है लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो थेसिस या जो आपने डिसर्टेशन सबमिट करा है उसमें 10% तक आपने कहीं से चोरी किया, 10% तक, तो कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, कोई जुर्माना नहीं है और इसका नाम है लेवल 0। लेवल 0, स्तर 0 में नो पेनल्टी, कोई जुर्माना नहीं। दूसरा लेवल है लेवल फर्स्ट, इसमें है 10 से 40% के बीच। लेवल सेकंड में 40 से 60% के बीच। लेवल थर्ड में 60% से एबव। देखो क्या होता है, जो आप डॉक्यूमेंट्स लिखते हो ना, फिर आप जो अभी मैंने आपको टूल्स बताए, आप उस टूल पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, वो टाइम लेके पूरा एनालाइज करेगा कि क्या क्या गड़बड़ है क्या नहीं। फिर वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कि 10% सिमिलैरिटी है, कि 40%, कि 60% या उससे अधिक। तो उस टूल के अनुसार रिपोर्ट आएगा। फिर अगर आपने चोरी करी है, आपकी साहित्यिक चोरी है, तो फिर आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू DAIP IAIP के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर आपका बाद में जो भी पनिशमेंट है उस हिसाब से मिलेगा। जैसे कि पनिशमेंट के लेवल क्या क्या है, देखो अगर आप स्तर 0 पे है तो कोई पनिशमेंट नहीं, लेकिन आपने पहले स्तर की चोरी कर दी, मतलब 10 से 40% के बीच आपने साहित्यिक चोरी की है, तो आप आपसे क्या बोलेगा कि आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो पांडुलिपि है, उसको आप वापस लीजिए, फिर से उसको आप मॉडिफाई करके फिर से आइए। स्तर 2 है 40% से 60% के बीच में। इसमें क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि अपनी पांडुलिपि वापस लीजिए। फिर जो सुपरवाइजर है उनको 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, और उनको ये भी नहीं, और जो सुपरवाइजर है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा 2 साल तक के लिए कि वो किसी भी स्कॉलर को सुपरवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 3 कब है, 60% से एबव। इसमें भी सेम मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेना है जो इसमें था। इसमें क्या है, 2 साल तक आपको लगातार आपका जो इंक्रीमेंट है, जो वेतन में वृद्धि है, उसको रोक दिया जाएगा, और आप किसी भी स्कॉलर्स को अगले 3 साल तक सुपरवाइज नहीं कर सकते। देखो 3 3, ठीक है, 2 और 2। तो इसको आपको याद रखना है पूरा रट के, क्या क्या लेवल है और क्या क्या उसके डिस्क्रिप्शन है चोरी को लेकर, और उसके दंड क्या है, पनिशमेंट्स क्या क्या है। चलो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो अच्छा, आप अपने पीडीएफ्स अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। अगर उनको क्लासेस में एनरोल होना है तो वो एनरोल कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके।
ठीक है। मैम जो हायर एजुकेशन की भेजी थी पीडीएफ इंसेंट टाइम ऑफ हायर एजुकेशन, वो डाउनलोड नहीं हो रही। तुम्हारी नहीं हो रही है, सबकी नहीं हो रही है। सबकी नहीं हो रही है मैम, एक और भी आया था मेरे साथ मैं इधर, वो फिर भी से क्लास ले। मैं फिर से डाल देती हूँ, ठीक है। चल, क्लास के बाद। ठीक थे। ओके, चलो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की पहचान करें। टेक्स्ट चैट बॉक्स में आंसर टाइप करना, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्लेजरिज्म। मेंडली, टर्निटिन, कंपाइलर, ऑथेंटिकेट। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, देखो। चलो बताओ। क्या होगा इसका आंसर? कौन कौन से इसमें साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर है? मेंडली, टर्निटिन, कंपाइलर, ऑथेंटिकेट। अभी मैंने आपको बताया था सर्कल करके कि पीवाईक्यू में कौन कौन से पूछे गए हैं। फोर्थ, ओके। तान्या ने फोर्थ बोला है, गुलाम मुस्तफा ने फोर्थ बोला है, करेक्ट आंसर फोर्थ ही है। ओके, टर्निटिन और ऑथेंटिकेट ये दोनों के दोनों प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 साहित्यिक चोरी समानताओं को संदर्भ करता है। लेवल 3, लेवल 3 का मैंने आपको अभी बताया था, क्या है? फोर्थ, गुलाम मुस्तफा ने फोर्थ बोला है। एनीवन एल्स? ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, है ना। ये तो आपका हो गया लेवल 2। फिर लेवल 3 में 10 से 40 है, फिर 40 से 60, ये है आपका लास्ट लेवल, लेवल थर्ड। ये आपका लेवल 1, सॉरी, लेवल 1 है। ओह नो नो नो, लेवल 3, लेवल 3 का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, एबव 60%। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। नहीं, मैं पूरा ही गलत बोल रही हूँ, एक सेकंड एक सेकंड। ये लेवल 1 नहीं होगा, ठीक है। ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, लेवल थर्ड पे 60% से अबव, ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य की चोरी पर यूजीसी विनियम मैम जीरो से ना किए थे, जीरो से। हाँ तो जीरो है 10% तक का। देखो, ये देखो, 10% तक हुआ जीरो। 10 से 40 पहला लेवल, जी। 40 से 60 दूसरा, और 60 से ऊपर तीसरा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, इसके आंसर दो। साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 साहित्यिक चोरी समानताओं को संदर्भित करता है। म्यूट कर लो और टेक्स्ट में आंसर दो चैट बॉक्स में। हम्म, तो द करेक्ट ऑप्शन, अच्छा, करेक्ट आंसर इज थर्ड, डी एंड ई। एक सेकेंड म्यूट करो यार। जांच तारीख यहाँ पे क्या दिया है को संदर्भित करते हैं। साहित्य चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 फिर साहित्य चोरी समानता को संदर्भित करता है। और तान्या म्यूट करो पहले।
चलो इसका आंसर बताओ। थर्ड, डी एंड ई लेवल थर्ड है ना, 60% से अबव, ए, तो ये हो गया और ये हो गया। अच्छा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी एंड डी, सी एंड डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक कथन फर्स्ट, साहित्यिक चोरी को रोकथाम पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार एक छात्र को थीसिस जमा करते समय एक वचन देना आवश्यक है जिसमें कहा गया है कि दस्तावेज उसका मूल कार्य है जो किसी भी साहित्यिक चोरी से मुक्त है। दूसरा कथन है, साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार शोधकर्ता पर्यवेक्षक को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि शोधकर्ता द्वारा उसके अधीन किया गया कार्य साहित्यिक चोरी मुक्त है। According to UGC Regulation 2018 on prevention of plagiarism, a student is required to give an undertaking while submitting a thesis, stating that the document is his or her original work, which is free from any plagiarism. According to UGC Regulation 2018 on prevention of plagiarism, the researcher supervisor is not required to certify that the work done by the researcher under him or her is plagiarism free. दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या है? गुलाम मुस्तफा ने थर्ड बोला है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यही करेक्ट है ना, सुपरवाइजर को भी सर्टिफाई करना पड़ता है, तो ये गलत हो गया, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देने पर यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार संस्थागत शैक्षणिक अखंडता पैनल में शामिल होंगे, कितने लोग शामिल होंगे? इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल में, IAIP में, मैंने अभी आपको बताया है। इसमें कितने सदस्य होंगे? गुलाम मुस्तफा ने थर्ड बोला है, 4 मेंबर्स। और कोई? कितने सदस्य होने चाहिए IAIP में? हाँ, तो करेक्ट आंसर है 4 सदस्य होने चाहिए। चेयरमैन है, 2 नॉमिनेटेड होगा, एक और होगा, फिर लास्ट में एंटी प्लेजिज्म टूल का एक्सपर्ट होगा, तो टोटल 4 लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र द्वारा प्रस्तुत थीसिस में 57% की समानता पाई जाती है। A similarity of 57% is detected in the thesis submitted by a student. ठीक है, as per UGC regulation 2018 on plagiarism, the student has committed plagiarism of level. किस स्तर की चोरी हुई है जब उसकी सिमिलैरिटीज जो है 57% की है, समानता 57% की है? सेकेंड लेवल ऑफ प्लेजरिज्म। ओके, राइट, करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य की चोरी सामान्य ज्ञान या संयोग की शर्तों पर यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय कितने लगातार शब्दों को बाहर रखा गया है? According to UGC Regulation 2018 on plagiarism, common knowledge or coincidental terms up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism. मतलब कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है, वर्ड है, अब उसके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर वो लगातार कितना तक अलाउड है, इसके आगे आप लगातार डालोगे तो फिर साहित्यिक चोरी में आप काउंट करोगे। गुलाम मुस्तफा ने फर्स्ट बोला है, एनीवन एल्स? और कोई बताओ, तान्या तुम बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, टेक्स्ट करो चैट में। सेकंड नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। अप टू 14 वर्ड्स आप लगातार लिख सकते हो, वो प्लेजरिज्म के अंदर नहीं आता है।
जैसे ही आप 15th होगा वो वर्ड, तो आप साहित्य की चोरी के अंदर आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की चोरी के लिए यूजीसी विनियमन समानता सूचकांक के 10% की अनुमति देता है। निर्देशों के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर जोर पहली बार एनईपी 2020 द्वारा सुझाया गया था। ये देखो मिक्स क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और प्लेजरिज्म के मिक्स है। आरटीआई 2009 द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश की गई थी, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। एनईपी 2020 में 10+2+3 के बजाय 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया है ना? बताओ इसमें से कौन करेक्ट ऑप्शन है? फर्स्ट है यूजीसी रेगुलेशन फॉर प्लेजरिज्म अलाउड 10% ऑफ सिमिलैरिटी इंडेक्स। सेकंड है the emphasis on mother tongue as medium of instruction was first suggested by NEP 2020. Third, Operation Blackboard was recommended by RTE 2009. Fourth, the NEP 2020 suggests 5+3+3+4 education system instead of 10+2+3. गुलाम मुस्तफा ने बी बोला है, इनके हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तन्वी ने भी बी बोला, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरटीआई 2009 से बहुत पहले आ चुका था, और ये पहली बार जो सजेस्ट करता है एनईपी वो 2020 नहीं था, राधा कृष्ण कमीशन से ही मदर टंग की बात होनी शुरू हो जाती है ना? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।